एक सीरीज शुरू करने वाले हैं 1000 MCQs की, जिसमें लिटरेचर के टॉप 1000 MCQs रहेंगे। ठीक है, ये सभी एजेस से रहेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे 16 सेंचुरी से और 20th सेंचुरी तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Which term refers to a literary work in which nearby all elements have a symbolic meaning? ऐसा कौन सा टर्म है लिटरेरी वर्क का जिसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिंबॉलिक मीनिंग पाया जाता है? क्या कहते हैं ऐसे वर्क को? आपको पता होगा, एनिमल फार्म एक एक ये सिंबॉलिक वर्क है। इसमें इसमें जो एनिमल्स हैं वो उस टाइम की रशियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एलिगरी। एनिमल फार्म वाज एन एलिगरी, एग्जाम्पल ऑफ एन एलिगरी। ठीक है, सो एन एलिगरी इज अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट इन सेटिंग रिप्रेजेंट डीपर सिंबॉलिक मीनिंग। है ना, ये डीपर सिंबॉलिक मीनिंग को प्रेजेंट करते हैं, ऑफन कन्वेइंग अ मोरल लेसन। जनरली इनमें मोरल लेसन बताता है लास्ट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एनिमल फार्म को याद रखेंगे, जिसमें एनिमल्स के जरिए वहाँ उस टाइम की रशियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। सो एलिगरी इसका आंसर है। द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड। जैसे वर्ड्स में जो इनिशियल साउंड होता है, पहला साउंड, और रिपीटिशन हो रहा है उन साउंड्स का, उसे क्या कहेंगे? एसोनेंस कहेंगे, कंसोनेंस कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे, एनाफोरा कहेंगे? बताइए। देखो, एसोनेंस में तो वाउल साउंड की बात होती है। कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में ये जो कॉन्सोनेंट है उनकी बात होती है। बाकी देखते हैं क्या है इसका आंसर। ओके, एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन स्पेसिफिकली रेफर्स टू रिपीटिशन बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। है ना, जैसे पीटर पैक द पिकर, ऐसे करके वर्ड्स है ना। रे- तो ये क्या है? एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस और इवेंट इज नोन एज। एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जाता है किसी वेल नोन पर्सन का या प्लेस का या इवेंट का, उसे क्या कहते हैं? एनालॉजी, एपिग्राम, एपिस्ट्रोफ या एल्यूजन? बताइए। तो उसे कहते हैं एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या है? एन एल्यूजन इज अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है जो उस टेक्स्ट से संबंधित नहीं होता, वो उससे बाहर से होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, डोंट एक्ट लाइक अ स्क्रूज। सो ये क्या है? क्रिसमस कैरोल के वहां से यूज किया गया है ये, है ना। शी वॉज अ गुड समारिटन व्हेन शी हेल्प्ड द ओल्ड लेडी। गुड समारिटन वर्ड देखो बाइबल से लिया, लेकिन इसको यहाँ यूज कर लिया। तो इसमें एल्यूजन में क्या होता है कि जो चीज है वो बाहर से आती है अचानक से, है ना। उसका मीनिंग यहाँ पे फिट बैठ जाता है, लेकिन वो इसकी नहीं होती। जैसे क्रिसमस कैरोल, है ना। ही स्टडीज ऑल द टाइम एंड इज अ रेगुलर आइंस्टीन। ये तो एक आइंस्टीन है। अब देखो यहाँ पे आइंस्टीन का एग्जाम्पल लिया है, हिस्टोरिकल फिगर है ये। तो ये इससे तो संबंधित नहीं है, लेकिन ये बाहर से आया है। तो समझे ना, एल्यूजन का मतलब कोई चीज जब बाहर से आ जाए। इनडायरेक्ट रेफरेंस, कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है ना। वेल नोन पर्सन, जैसे आइंस्टीन का एग्जाम्पल लिया, प्लेस का एग्जाम्पल लिया और इवेंट का एग्जाम्पल लिया। ओके, समझ में आया होगा एल्यूजन का मतलब। एन हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट डिटेल included in a literary work is called। historically inaccurate detail को क्या कहेंगे जो literary work में include होती है? एलिगरी नहीं, ये तो अभी पीछे पढ़ के आए थे। एलिगरी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज इनडायरेक्ट रेफरेंस में आए, है ना, मोरल स्टोरी समझाए उसके लिए, जैसे एनिमल फार्म। एनाक एनाक्रोनिज्म
ये है, या आर्केटाइप है, एंटीथेसिस है? तो ये देखिए इसका आंसर है आर एनाक्रोनिज्म। जैसे एनाक्रोनिज्म प्ले समथिंग इन द रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी चीज की बात करती है जो उस टाइम पीरियड में नहीं था, यानी इनएक्यूरेट था। जैसे हम बात करें मोबाइल फोन की ओल्ड एरा में, तो उस टाइम तो था ही नहीं, लेकिन हम उसको वहां ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ एनाक्रोनिज्म। जैसे देखिए, टाइम ट्रेवल इज अ कॉमन वे ऑफ यूजिंग डेलिबरेट एनाक्रोनिज्म, है ना? तो टाइम ट्रेवल करके हम वापस जाएं और सोचें कि ये चीज़ वहाँ थी, तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे अलार्म क्लॉक, बहुत साल पहले जब इसका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, इसको सोचेंगे ये उस टाइम पे थी, उस लिटरेचर में इसको इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनाक्रोनिज्म। A word formed by rearranging the letters of another word is an। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड है जिसको दूसरे वर्ड से हम लोग बना दें तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनाग्राम। आपने खेला भी होगा, ये गेम भी होता है ना? ईडियम नहीं, एफोरिज्म नहीं, एनालॉजी नहीं। देखो एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। एनाग्राम रीअरेंजेस लेटर टू क्रिएट अ न्यू वर्ड और फ्रेज। जैसे देखो, फ्राइड से बन गया फायर्ड, सेम लेटर को आगे पीछे घुमा के, है ना? गेनली से बन गया लाइंग, सैडर से बन गया ड्रेड्स, लेसन से बन गया साइलेंट। ठीक है, तो वर्ड्स को घुमा फिरा के जो नए वर्ड्स बना दिए जाते हैं उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाग्राम, है ना? रीअरेंजिंग द लेटर्स, और नया वर्ड बन जाता है इससे। नेक्स्ट, अ कंपैरिजन यूज्ड टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इज कॉल्ड। एक कंपैरिजन होता है जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए सिमिलैरिटीज टू अनलाइक थिंग्स इज कॉल्ड, दो बिल्कुल अलग चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलिगरी नहीं, एल्यूजन भी नहीं है, हमने पीछे पढ़ लिया एल्यूजन भी। एलिगरी भी नहीं है, एंटीथेसिस या एनालॉजी, बताइए इसको कहते हैं एनालॉजी। देखो, एन एनालॉजी क्लैरिफाइज कॉम्प्लेक्स आइडिया बाय कंपेयरिंग देम टू समथिंग मोर familiar। इसमें हम कंपेयर करते हैं दो आइडियाज को। ठीक है, जैसे टाइम इज मनी सो स्पेंड इट वाइजली, टाइम को मनी बताया और उसको हमने बोला कि उसको अच्छे से समझदारी से खर्च करना चाहिए। शी इज अ लाइट एज अ फेदर, है ना? वो इतना हल्का है फेदर की तरह। माई ब्रदर इज अ स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, स्ट्रॉन्ग है वो एक ऑक्स की तरह। इसमें क्या है, लॉजिक चलता है। लॉजिकल जब कोई कंपैरिजन दिया जाता है उसे एनालॉजी कहते हैं, है ना? तो एक मेटाफर भी होता है, उसमें भी क्या कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर लॉजिकल होता है। ओके, repetitive of a word or phrase at a beginning of successive clauses is known as। repetition of a word or phrase, किसी चीज का, किसी वर्ड का या किसी फ्रेज का रिपीटेशन होना एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, और जो क्लॉजेस हैं उनके शुरुआत में, क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्रिएट्स एम्फेसिस थ्रू रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ फ्रेजेस। जैसे एनाफोरा में देखो, कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है शुरुआत में, है ना? बिगनिंग में कह रहा है ना, रिपीट होता है बार बार शुरुआत में। जैसे सक्सेसिव मतलब आने वाले, आगे वाले वर्ड्स में भी। जैसे एवरी डे आई वोक अप अर्ली, एवरी डे आई वर्कड हार्ड, एवरी डे आई चेज माई ड्रीम्स। इसमें एवरी डे एवरी डे जो रिपीट हो रहा है, इसी को एनाफोरा कहते हैं। जैसे वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द रोड्स, वी शैल नेवर सरेंडर। तो ये क्या है, वी, यही है एनाफोरा। दिस लैंड इज आवर होम, दिस लैंड इज आवर प्राइड, दिस लैंड इज आवर फ्यूचर, है ना? इसका पोइट्री में बहुत यूज किया जाता है। नो पेन नो गेन, नो पेन नो सक्सेस। तो ये क्या है, एनाफोरा है, जब रिपीट होती है कोई चीज। ओके, और तो यही एनाफोरा कहलाता है। द कैरेक्टर हु अपोज द प्रोटैगनिस्ट इज कॉल्ड द। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपोज करता है प्रोटैगनिस्ट को, यानी हीरो को अपोज करता है, उसको क्या कहेंगे? फॉइल नहीं, एंटागोनिस्ट नहीं, आर्केटाइप नहीं, इसको कहते हैं एंटी हीरो। क्या कहते हैं उसको? ओ, इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। अच्छा, प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट पूछा है ना? अरे हाँ,
यही तो। हमें देखो पूछा क्या है, द कैरेक्टर हु अपोज द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट पूछा है, तो ये एंटागनिस्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। सॉरी, ये एंटागनिस्ट हो जाएगा इसका आंसर। एंटागनिस्ट वर्क्स अगेंस्ट द मेन कैरेक्टर्स गोल, ये उसका ऑपोजिट करता है, यानी हीरो का क्या होता है, विलन, है ना। तो ये क्या होता है, एंटागनिस्ट होता है, ये प्रोटैगनिस्ट है एंटागनिस्ट। A protagonist who lacks traditional heroic quality is known as, ऐसा हीरो जिसमें ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती हैं। हीरो का मतलब क्या होता है, जो बचाए, जो जो सेव करे लोगों को, है ना, जो जो बहुत मस्कुलिन हो, जो बहुत मैनली हो, ऐसे हमारे ट्रेडिशनल जो हीरो हैं उनकी यही क्वालिटी मानी जाती है ना। तो ऐसी क्वालिटीज जिसमें ना हो, लैक करे, उसको क्या कहेंगे, एंटी हीरो कहेंगे उसको, है ना। उसको क्या कहेंगे, एंटी हीरो। एन एंटी हीरो इज अ सेंट्रल कैरेक्टर हु लैक करेज, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, मतलब ये ऐसा हीरो है जो जिसमें करेज भी नहीं है, डरता है, मोरल भी नहीं है, इंटेग्रिटी भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है, तो ऐसे कैरेक्टर को एंटी हीरो कह दिया जाता है। A rhetoric device that contrasts two opposing ideas using parallel structure is, एक rhetorical device है जो दो आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट करती है, अपोज करती है। कॉन्ट्रास्ट टू अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट करती है यूजिंग पैरेलल स्ट्रक्चर, और दोनों का स्ट्रक्चर पैरेलल भी होता है ऐसे। क्या कहते हैं उसको, एंटीथेसिस, अफोरिज्म, एस्ट्रो एपिस्ट्रोफी, एनालॉजी, उसे कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस हाइलाइट्स कॉन्ट्रास्ट थ्रू बैलेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे एंटीथेसिस का एग्जांपल देख लेते हैं। द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग, इसे एंटीथेसिस कहते हैं, एंटीथेसिस। लव इज एन एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस। लव क्या है, ऑपोजिट है किसका, सेल्फिशनेस का, है ना। लव और ये सेल्फिशनेस, इसका क्या है, एंटीथेसिस है, यानी ऑपोजिट है, सिंपल। तो ऐसे करके इसमें पैरेलल होते हैं, ये इसका पैरेलल है, देखो ये इसको यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, क्या करता है, बैलेंस, यहीं पे, समझे। 11वां, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी हम ऐसे वीडियोस बनाएं। अ ब्रीफ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, एक एक छोटा स्टेटमेंट जो जनरल ट्रुथ को बताता है। एपिग्राम, एपोरिज्म, ईडियम, अल्यूजन, अल्यूजन तो नहीं है, पीछे पढ़ लिया था, है ना। तो ईडियम है या एपोरिज्म है या एपिग्राम है, तो इसको कहेंगे हम एफोरिज्म। एफोरिज्म expresses a universal truth in a memorable way, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, जैसे अ शॉर्ट वॉइस सेइंग, एक कहानी है, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, ये क्या है, हमारे पुराने समय से कही चली आ रही है ये बात, और ये बहुत ट्रुथ भी है, जनरल ट्रुथ है। टाइम हील्स ऑल वुंड इज अ कॉमन एफोरिज्म, इसको एफोरिज्म की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओह सॉरी, इसमें आंसर आपको दिख गया। एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन और इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी ऑब्जेक्ट, एब्सेंट ऑब्जेक्ट को एड्रेस करना या इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिस्ट्रोफ। एन एपिस्ट्रोफ इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड और एब्सेंट और टू बी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसे ओ डेथ वेयर इज माई स्टिंग, तो यहाँ पे डेथ क्या है, एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है या एक एब्सेंट है ना। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, सो इनको वो बुला रहा है, इनको बोल रहा है, तो इनको एनिमेटेड कर रहा है वो। ओ डेथ वेयर इज माई थिंग, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दे चार्म, तो क्या है, सॉलिट्यूड रियल में तो नहीं है, ये क्या है, एब्सेंट पर्सन, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, ये इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, ये एग्जांपल, ओके। समथिंग नॉट प्रेजेंट और एन ऑब्जेक्ट, जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, देखो ओ डेथ, डेथ कोई इंसान थोड़ी है। नेक्स्ट, अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर टाइप और सिंबल इज नोन एज,
उसे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्केटाइप। देखिए, आर्केटाइप यूनिवर्सल सिंबल्स को ही कहते हैं। जैसे आर्केटाइप्स आर रिकरिंग सिंबल्स और कैरेक्टर टाइप्स अक्रॉस कल्चर्स। एग्जाम्पल, ओल्ड मैन, वाइज ओल्ड मैन, ग्रैंडेफ डम्बलडोर, हीरो हैरी पॉटर। तो क्या है, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो ये दिमाग में आते हैं। विलन, वेल्डेमॉर्ट, लाइट, लाइट से हम होप को एसोसिएट करते हैं, सिंबल है ये हमेशा के लिए, है ना। ये सिंबल आर्केटाइप। डार्कनेस का मतलब इविल है, जर्नी का मतलब लाइफ है। तो आर्केटाइप मतलब यूनिवर्सल पैटर्न। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आर्केटाइप का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी चीज को किसी चीज से एसोसिएट करना, यानी यूनिवर्सल पैटर्न। अगर हम कहें डार्क, तो आपको लगेगा डार्क का मतलब होपलेस या फिर इविल, इविल से एसोसिएट करते हैं कुछ, कुछ अशुभ होना। लाइट कहें, लाइट से आप होप को एसोसिएट करते हैं, अरे लाइट है तो मतलब होप है। ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड इज कॉल्ड, वाउल साउंड का रिपीटिशन है ना, सिमिलर वाउल साउंड का रिपीटिशन है। सिजोरा नहीं, सिजोरा तो पॉज होता है। कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन या एसोनेंस। एलिटरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्सोनेंट में होता है। सो एसोनेंस है या कॉन्सोनेंस है, बताइए। तो ये है एसोनेंस। एसोनेंस फोकसेस ऑन रिपीटेड वाउल साउंड। ये किस पे फोकस करता है? रिपीटेड वाउल साउंड पे विद इन नियर बाई वर्ड्स, नियर बाई वर्ड्स के बीच में। जैसे गो एंड मो द लॉन, गो मो लॉन, इसमें क्या है? ओ साउंड आ रहा है, ओ। तो ये क्या है? रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड, सेम साउंड का रिपीटिशन। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी, हियर द मिलो वेडिंग वेल्स, ए ए ए, हियर मेलो वेडिंग बेल्स, ए, ये क्या है? तो ये वाला साउंड आ रहा है। तो ये रिपीटिशन ऑफ सेम वाउल साउंड, वाउल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। एडगर एलन पो का लाइन है ये। द रिपीटिशन ऑफ ओ एंड ए, पहले में ओ का है, दूसरे में ए का है, वाउल साउंड क्रिएट एसोनेंस, इसको एसोनेंस कहेंगे। ये एसोनेंस क्रिएट कर रहा है। तो एसोनेंस मतलब सेम वाउल साउंड, याद रखेंगे, एसोसिएट करेंगे एसोनेंस। डोंट कंफ्यूज विद एसोनेंस। एसोनेंस मतलब वाउल साउंड, एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट, हम पहले ही बता चुके हैं। और कॉन्सोनेंस, हाँ, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब रिपीटेड, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। ये बिगनिंग होती है यहाँ पे शुरुआत में, जैसे पी 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 आता है, पीटर पिक द पेपर, ऐसे करके होता है ना। तो ये पी साउंड है बिगनिंग से। और इसमें साउंड है, साउंड का रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंस में। ठीक है। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है, और लेकिन उसके साउंड का। तो यहाँ पे लेटर जो बिगनिंग है उसमें ही ऐसा साउंड आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन अब याद रखेंगे आप लोग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एसोनेंस, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस। पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड iambic pentameter इज नोन एज, अनराइम, राइम नहीं है और iambic pentameter में भी है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, सिनिक्विन या कपलेट। तो इसे कहते हैं हम लोग ब्लैंक वर्ड्स। बी ऑप्शन, ब्लैंक वर्ड्स फॉलोज अ रेगुलर मीटर ऑफ एन iambic pentameter बट डज नॉट राइम, लेकिन इसमें राइम नहीं होती। ठीक है। किसमें? ब्लैंक वर्ड्स में, इसमें राइम नहीं होती। देखिए, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इंक्लूडिंग हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लेयर आर रिटन मेनली इन ब्लैंक वर्ड्स। इन पे iambic pentameter तो है लेकिन राइम नहीं होती। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अनदर फेमस एग्जाम्पल। तो इसकी टिप क्या है? ब्लैंक वर्ड्स मतलब नो राइम बट iambic pentameter। ओके, याद रखेंगे ये। A pause in the middle of a line of poetry is called a, एक pause, रुकना, किसी भी मिडिल ऑफ द लाइन ऑफ अ पोइट्री, पोइट्री में बीच में कहीं रुक जाना, उसको क्या कहते हैं? फुट नहीं,
सिजोरा, हाँ सिजोरा का मतलब पॉज होता है, पीछे बात की थी, एजमेंट, एंजाममेंट नहीं, क्लाइमेक्स नहीं, तो आंसर इज सिजोरा। अ सिजोरा इज अ ब्रेक और पॉज विद इन अ पोएटिक लाइन, पोएटिक लाइन के बीच में एक पॉज आ जाना, उसी को कहते हैं रुक जाना कहीं पे, रुक जाना, बोलते बोलते, है ना, पोएट्री पढ़ते पढ़ते रुकना, उसी को सिजोरा कहते हैं। देखिए जैसे, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ थोड़े से रुके ना हम लोग, इसी को सिजोरा कहते हैं। द पॉज आफ्टर ह्यूमन इज अ सिजोरा, ये ह्यूमन के बाद में ये जो पॉज लिया हमने, इसी को सिजोरा कहते हैं। सिजोरा मतलब पॉज विद इन अ लाइन, डोंट कंफ्यूज, ऐसा नहीं कि लास्ट में रुके, सिजोरा पॉज इनसाइड अ लाइन, एंजाममेंट सेंटेंस कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब है सेंटेंस जो है दूसरी लाइन में कंटिन्यू होता है, वो ये वर्ड होता है एंजाममेंट। ओके, तो अभी सिजोरा को याद रखिए फिलहाल के लिए, बाकी आगे ये वर्ड आएगा तब डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस करेंगे, 17वां है अभी, दो तीन क्वेश्चन बचे हैं बस। टेक्निक्स यूज टू रिवील अ कैरेक्टर्स पर्सनालिटी आर नोन एज, टेक्निक जो रिवील करती है किसी के कैरेक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को, कैरेक्टर की पर्सनालिटी को, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट नहीं, फोरशैडोइंग नहीं, एक्सपोजिंग, अच्छा हो सकता है, या कैरेक्टराइजेशन। आंसर इज कैरेक्टराइजेशन, यानी उसकी पर्सनालिटी को रिवील करना कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। कैरेक्टराइजेशन इंक्लूड्स methods authors use to develop character, है ना, so characterization। a 5 line stanza in a poetry is called a, क्या कहते हैं 5 लाइन के स्टैंजा को पोइट्री में? कपलेट, अरे कपलेट तो 2 लाइन का होता है, तो ये तो नहीं होगा। हाईक्यू, हाईक्यू 3 लाइन का होता है, ये भी नहीं होगा। सिनक्वेन, हाँ ये हो सकता है, ये 5 लाइन का होता है। एपिग्राम नहीं, ये भी नहीं है, तो आंसर इज सी। अ सिनक्वेन कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन, इनमें 5 लाइन होती हैं। अ सिनक्वेन इज अ पोम और स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स डिफरेंट फ्रॉम द सिनक्वेंस हैव डिफरेंट सिलेबल और स्ट्रेस पैटर्न बट ऑल कंटेन्स 5 लाइन, सभी में 5 लाइनें होती हैं, हो सकता है उसमें स्ट्रेस पैटर्न या सिलेबल अलग हो सकते हैं। जैसे स्नोफॉल्स, सॉफ्ट एंड वाइट, कवरिंग द अर्थ, विंटर विस्पर्स जेंटली नाउ साइलेंस, 5 लाइन है। तो ये हो गया सिजोर, ये हो गया सिनक्वेन। ओके, सिनक्वेन में 5 लाइनें होती हैं, और देखिए कपलेट में 2 लाइनें होती हैं, टर्सेट में 3 लाइनें, क्वार्टरन में 4 लाइनें, और सिनक्वेन में 5 लाइनें, याद रखिएगा। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन इन अ स्टोरी इज कॉल्ड, हाईएस्ट टेंशन, ऐसा पॉइंट आता है कि स्टोरी में, स्टोरी जब बिल्ड होती है तो लास्ट में ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ ये जो पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लाइमैक्स, है ना, मूवीज देखते हैं ना, उसमें एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन आता है, उसे ही क्लाइमैक्स कहते हैं, उसके बाद फिर स्टोरी एंड होने लगती है। ओके, तो दैट्स क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज व्हेन द मेन कॉन्फ्लिक्ट रीचेस इट्स पीक, देखते हैं ना मूवीज में लास्ट तक, यहाँ तक आ जाती हैं चीज़ें, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं, उसके बाद चीज़ें फिर फॉलो होने लगती हैं या सॉल्यूशन होने लगता है उनका, ये प्रॉब्लम का पीक होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्स इन स्टोरी इज कॉल्ड, जो स्ट्रगल होता है अपोजिंग फोर्सेस का स्टोरी में, उसे क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, फॉइल कहेंगे, एपिलॉग कहेंगे, एलिगरी कहेंगे? एलिगरी नहीं होगा, इसको इसको कहते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कहानी में द्वंद्व या विवाद, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ड्राइव्स द प्लॉट एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए, इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनदर 20 क्वेश्चंस करेंगे, सो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आई होगी।